चलो गाइस आगे देखते हैं। अब मैं, ये है नॉर्मल हमारा लिस्ट के अंदर वैल्यू अपेंड करने का एक लूप, जिसकी मदद से एक एम्प्टी लिस्ट के अंदर मैं उन हर वैल्यू को इंसर्ट कर रहा था जो यहाँ पे आ रही थी, आई में डाल रहा था। अब इसको मैं डिबग करके दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि ये चल कैसे रहे। ये समझ में आ जाएगा आप डिबग पे देखोगे तो, है ना। ब्रेकर को यहाँ पे लगाओ, एंड पॉइंट को। ये डिबग है, आपको करंट फाइल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यानी कि ये वाली फाइल ही करंट फाइल है। डिबग पे क्लिक कर लेना है, इंटरप्रेटर आ जाएगा पहली लाइन में, देखो आ गया है, ठीक है। और यहाँ कंसोल। अब यहाँ पे तुम स्टेप ओवर करोगे तो मेमोरी में ए की वैल्यू एक एम्प्टी लिस्ट असाइन हो गई है ना। अब आई की वैल्यू कहां से निकाली जाएगी, इस रेंज में से, तो 0 से लेकर 10 तक चलने वाला है, लेकिन 10 एक्सक्लूसिव है तो 9 तक चलेगा। तो आई की वैल्यू शुरू में 0 आएगी, देखो आई है क्या। अब ये अपेंड का यूज कर रहे हो ना तुम, अपेंड में किसको डाल रखा है, आई को, और अपेंड किसके ऊपर कर रहे हो, ए के ऊपर। तो ए में क्या आ जाएगा, ए में 0 आ जाएगा यहाँ पे, अभी देखेंगे हम। आ गया 0, अपेंड हुआ ना। अच्छा, दूसरी चीज है, फिर से आई की वैल्यू इस बार 1 हुई, और 1 को फिर से अपेंड कर रहे, तो अपेंड का प्रॉपर्टी क्या था, लास्ट में वैल्यू को ऐड करना, जब मैंने मेथड पढ़ाए थे लिस्ट के। स्टेप ओवर, 1 ऐड हुई, उसके बाद लास्ट में ही तो है। अच्छा, फिर से आई की वैल्यू इस बार 2 हुई, 2 को 1 के बाद ले जाकर डाल दिया जाएगा। ऐसे ये होते जा रहा है, कब तक, जब तक वैल्यू सारी रेंज की खत्म नहीं हो जा रही है, मतलब 9 तक। और जब ये हो जाएगा तो हमने प्रिंट नहीं किया, इसलिए आउटपुट नहीं आया, हमें प्रिंट भी कर लेना चाहिए था। प्रिंट ए करोगे आप तो आपको आउटपुट भी देखने को मिल जाएगा। मिला, मिला ना। चलो इतना समझ में आ रहा सबको। चलो, तो फिर से देखना है तो देख लो, स्टेप ओवर, इंटरप्रेटर आ गया, मेमोरी में वही एम्प्टी लिस्ट पहले आएगा, फिर लूप चलने की वजह से आई की वैल्यू 0, 0 हमारा अपेंड की मदद से ए में डाल दिया जाएगा। अब ए में इसको डाल दिया गया, 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8, 9। अब हमारा 9 के बाद 10 नहीं आ सकता, क्योंकि 10 एक्सक्लूसिव है, रेंज हमारा 10 तक ही चल रहा है। तो ए की वैल्यू को प्रिंट कराया जाएगा। अब ए की वैल्यू को जब प्रिंट कराया जाएगा तो ए की वैल्यू क्या है, ये लिस्ट ही तो है, ये लिस्ट प्रिंट कर दिया जाएगा यहाँ पे, देखो। क्लियर है, समझ में आ रही पूरी बात। अब कॉम्प्रिहेंशन को समझो। कॉम्प्रिहेंशन को हम दिखा नहीं सकते ऐसे डिबगर से, कॉम्प्रिहेंशन का यूज क्यों कर रहे हैं पहले उसको समझो। देखो यहाँ पे अगर तुम देखो तो 3 लाइन के कोड लिखने पड़ रहे हैं, इंटरप्रेटर बार बार इन तीनों लाइन के कोड को पढ़ेगा, एक एक करके पढ़ेगा ना कुछ तो टाइम वेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट करेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है। यहाँ पे इंटरप्रेटर एक ही लाइन में सब कुछ पढ़ ले रहा है, एक ही बार में, कौन सा फास्ट होगा, कॉम्प्रिहेंशन। इसीलिए सर कॉम्प्रिहेंशन बनाया गया था, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। हमने इफ एल्स पढ़ा था, लेकिन हमने टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ा था इफ एल्स में, याद है क्यों पढ़ा था, सिंगल लाइन में लिख सके जिससे एफिशिएंसी बढ़ पाए, इसलिए किया जा रहा है ये सब। नहीं तो आप कोडिंग करेंगे और एक 15 साल का बंदा कोडिंग करेगा, दोनों के कोड एक जैसे ही दिख रहे होंगे। क्लियर है सर। अब दिक्कत इनमें क्या है, सर जिस दिन बग आ गया ना उस दिन पसीने छूट जाने ठीक करने में। क्यों ठीक करने में पसीने छूट जाने हैं, क्योंकि सर ये लिस्ट, ये तो सिंपल है, आसान है। जब बड़े बड़े कोड एक लाइन में लिख दिए जाते हैं तो उनको ठीक करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि उस पर डिबगर कैसे चलाएं। लेके आ गया। अब इसमें एंड पॉइंट जैसा कुछ है ही नहीं, स्टार्ट भी यही एंड भी यही। चलो फिर भी मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ होगा एंड पॉइंट, है ना। ऐसा कर लेते हैं,
ऐसा कुछ स्टार्ट एंड मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पिक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, डिबग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। डिबग हम कर रहे हैं, कंसोल पे आ जाओ, देखो क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है, लेकिन ये 10 बार चल रहा है। देखो आई की वैल्यू दिखाई दे रही है बस। जब लास्ट में वैल्यू खत्म हो जाएगी, हमने प्रिंट नहीं किया, प्रिंट भी कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, प्रिंट बी, है ना। डिबग फिर से करो, कंसोल पे जाओ और स्टेप ओवर करना स्टार्ट करो। देखो कुछ नहीं दिखा रहा, बस आई की वैल्यू अपडेट होते जा रही है। ठीक है, 7 8 9, अब एक ही बार बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा ये। बी की वैल्यू आ गई एक ही बार में, हमने पता ही नहीं चला कि कैसा कोड चल रहा है, नहीं पता चला ना। सीधा आउटपुट देखो आप। ठीक है, तो ये है डिबग, कैसे हमारा कोड चल रहा है इसको एक्सप्लेन करता है। लेकिन अगर हमने कॉम्प्रिहेंशन यूज कर लिया, ये हमारा स्टेप मिसिंग हो जाएगा, प्रॉब्लम आ गया कोड में, पसीने छूट जाना है सही करने में। ठीक है, चलो, तो सर समझ में आ गया। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करें, जो कोड हम 3 लाइन में लिख रहे थे वो कोड सिंगल लाइन में हो सकता है। हम नेस्टिंग भी एक ही लाइन में कर सकते हैं फॉर लूप का। हैं? साफ बोलो, सुनाई नहीं दिया। हाँ, बहुत लंबा कोड लिख रहे हो, उसमें मिस्टेक आ गई तो क्या करोगे। देखो जब हम कोड बनाते हैं तो बड़े बड़े कोड को जब छोटा कर रहे होते हैं तो सिंपल मैथ लगता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, वो कोड छोटी हो जाएगी, है ना। समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझो। तो उस कोड को कभी इरेज मत करना, उसको कमेंट करके रख लेना, क्योंकि क्लाइंट को या मशीन पे हम बाइट कोड भेजते हैं और बाइट कोड इंटरप्रेटर बना के देता है। अगर तुमने अपने कोड में ही, कोड वाले फाइल में उसको कमेंट कर दिया, जिसको तुमने बड़ा कोड लिखा था जिसको बाद में तुमने छोटा किया है, जैसे ये भी तो कोड था, ये सेम काम कर रहा था जो ऊपर वाला कर रहा था, लेकिन मुझे अब इसका बाइट कोड बना के देना है प्रोडक्शन लाइन में कि भाई यूज करो अब इसे। तो मैं इसको कमेंट करके अपने सोर्स कोड में रखे रहूंगा, सोर्स कोड जहां पे हमने कोडिंग करी है। बाइट कोड जो हम बाइट कोड जनरेट करके मशीन पे डिप्लॉय करते हैं, जिसको मशीन समझता है। तो ये जो बात है, ये हमारा चलेगा एक्चुअल में। और ये वो था जिसको हमने पहले समझने के लिए बनाया था, जो बड़ा था थोड़ा सा। तो हम इसको कमेंट करके रख लेंगे। बाइट कोड यानी कि इंटरप्रेटर इस कमेंट को पढ़ेगा ही नहीं। अब पढ़ेगा नहीं तो इसका बाइनरी कोड नहीं बनेगा, हमारा फाइल हल्का ही रहेगा, भारी नहीं होगा, मतलब उसका साइज नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हम उसको बस कमेंट करके रखे रहेंगे वहीं पे, कल को कोई भी एरर इस कोड में आएगा हम इसको कमेंट कर लेंगे। ठीक है, इसको कमेंट कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, अनकमेंट करके अब इसको ठीक करना स्टार्ट करेंगे। जब फिर से ठीक हो जाएगा, ये चलने लगेगा, तो हम फिर से इसको कमेंट कर लेंगे और इसको अनकमेंट करके जो जो चेंजेस आएंगे इसमें मेंशन कर देंगे और फिर से प्रोडक्शन लाइन में डाल देंगे। हो गया कोड ठीक। ठीक है, चलो, समझ में आ गया क्या करना है। कमेंट कर देना, कमेंट करने से इंटरप्रेटर नहीं पढ़ेगा उसे, बार कोड में मतलब बाइट कोड उसका नहीं जनरेट होगा, बाइनरी कन्वर्जन नहीं होगा इंटरप्रेटर के द्वारा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस, चलो आगे देखो। यहाँ पे अब हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम हमारा सेट कॉम्प्रिहेंशन होता है, कुछ नहीं करना। ये अभी हमने क्या पढ़ा है इतना, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा जो यहां से शुरू हो रहा है, राइट। तो ये हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, सेट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसको भी तुम अब देखो, सेट कॉम्प्रिहेंशन कैसे होता है। सर सेट कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसी को लेके आएंगे। दिक्कत दो तीन है अभी इसमें, ये लिस्ट है और ये लिस्ट का मेथड है। अगर सर सेट आप बना रहे हो खाली जिसके अंदर हम लूप चलाएंगे, डेफिनेशन नहीं बदल रहा है। देखो मैं कह रहा हूं सेट के अंदर मैं लूप चलाऊंगा, कौन सा लूप, फॉर लूप।
अगर सेट के अंदर फॉर लूप मैं चला रहा हूं तो वो सेट कॉम्प्रीहेंशन कहलाएगा। तो अभी मैं सेट के अंदर फॉर लूप नहीं चला रहा हूं, मैं सेट के अंदर एलिमेंट डालना चाहता हूं जो 0 से लेकर 9 तक होगा। तो मुझे एक एम्प्टी सेट चाहिए होगा। तो एम्प्टी सेट चाहिए होगा, लेकिन सेट का क्या नहीं होता, लिटरल नहीं होता। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का सहारा लेंगे, ये भी खाली सेट बना के देता है। क्लियर है? अच्छा, एक कंफ्यूजन जनरेट होगी जब मैं कॉम्प्रीहेंशन बताऊंगा तब, इसी का अभी थोड़ी देर में होगी, उसके लिए भी तैयार रहना और समझने की कोशिश करना मेरी बात को। देखो ध्यान से, तो सेट का जो मेथड होता है अपेंड नहीं होता, सेट का मेथड होता है कुछ और जिसको हम ऐड कहते हैं। जब ए डॉट टैब प्रेस करोगे तो मेथड तुम्हें दिखाई देगा ऊपर सबसे, ऐड। उस ऐड मेथड को यूज करेंगे और उस ऐड मेथड के अंदर आई को पास कर देंगे। क्लियर है? इससे हमारा सेट के अंदर आई की वैल्यू बार बार अपडेट होती जाएगी और लास्ट में जब हम प्रिंट करके इसको देखेंगे तो हमें 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू प्रिंट होती हुई नजर आएगी। आप बोलोगे सर ये तो ऑर्डर में आया है, मैं बोलूंगा किधर है ऑर्डर। तुम बोलोगे सर दिख तो रहा है 0 से लेकर 9 तक, मैं बोलूंगा नहीं दिख रहा है मुझे, मुझे सच में नहीं दिख रहा है। 0 से लेकर 9 तक आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है। अगर कोई बंदा मुझसे बोलेगा कि सर ये तो एक लाइन में है, मैं बोलूंगा मुझे दिख ही नहीं रहा है एक लाइन में, क्योंकि सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। ये नोट्स में लिखवाया है मैंने, ठीक है? तो कभी भी भावनाओं में बह के ये मत कह देना कि ये तो ऑर्डर्ड हो गया, मुझे दिख रहा है। मुझे नहीं दिख रहा, ये बात याद रखना उस समय, नहीं दिख रहा। बाय डिफॉल्ट आ गया है या कुछ भी हो गया, ऑर्डर्ड नहीं है ये, बस इतना याद रखना। ये किस पे वैल्यूज आई हैं, हैशिंग टेबल पे, हैशिंग टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज आई हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसी को कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सेट कॉम्प्रीहेंशन करने जा रहे हैं, यानी कि सेट के अंदर हम इसी लूप को चलाएंगे, फोर लूप को चलाएंगे। कैसे चलाएंगे सर, एक बी नाम का सेट बना लेते हैं। तो सर सेट ये वाला बनाओगे, हमने बोला नहीं तुम इसको बनाना चाहो बना लो, लेकिन तुम इसको भी अब यूज कर सकते हो, करली ब्रैकेट को। तुम बोलोगे सर करली ब्रैकेट तो डिक्शनरी का है ना, मैंने बोला हाँ करली ब्रैकेट डिक्शनरी का लिटरल है ना। अगर हम डेटा टाइप इसका चेक करें डी का तो डिक्शनरी दिखाएगा। मैंने बोला कि हाँ डिक्शनरी का है, लेकिन कब तक, ये क्वेश्चन है, कब तक ये डिक्शनरी का लिटरल है। या तो इसमें सर एलिमेंट कुछ भी ना हो, तो डिक्शनरी के अंदर पहली बात एलिमेंट नहीं, आइटम, आइटम कुछ भी ना हो, इसके अंदर कुछ है अभी, कुछ भी नहीं है। या तो इसके अंदर कुछ आइटम हो, जैसे ऐसा कुछ, ये आइटम हुआ, एक आइटम है ये, तब ये डिक्शनरी है। देखो अभी भी डिक्शनरी बता रहा है। लेकिन सर अगर जहां इसके अंदर एक सिंगल वैल्यू भी आ गई, ये बन जाता है सेट। तो डिक्शनरी कब तक डिक्शनरी है उसका लिटरल, जब तक उसके अंदर कुछ भी नहीं है या फिर आइटम है। अगर उसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट आ गई गलती से तो वो तुरंत सेट बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे सर, तो आगे बढ़ते हैं सर। अब हम बस इसी का फायदा उठाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर के अपने सेट ये लूप को देखो जिसके अंदर तुमने वैल्यूज डाली थी, किसकी हेल्प से तुम वैल्यू डाल रहे थे, ऐड मेथड की हेल्प से, जो सेट के ऊपर चल रहा था, है ना। तुम्हें इस मेथड की जरूरत है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि अब आई को तुम सेट के अंदर ही तो चलाने वाले हो भाई, तो मेथड की जरूरत क्यों पड़ेगी। मेथड की जरूरत तब पड़ती है जब बाहर से कुछ वैल्यू डाली जा रही है अंदर किसी दूसरे डेटा टाइप में, तब मेथड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, आई को हम सेट के अंदर ही चला रहे हैं। स्पेस, ये सारी की सारी बात एज इट इज कॉपी कर लो और उसके बाद इसके बाद पेस्ट कर दो।
और रन कर लो। तो तुम बोलोगे सर सेट आ रहा है, मैंने बोला हाँ सेट तो आएगा ही ना, एक एलिमेंट से ज्यादा आया ना इसके अंदर कॉमा से सेपरेट होके। तो हम बोले कि सर उसको कैसे देखेंगे, हमने बोला प्रिंट बी करो, आ रहा है सारी वैल्यूज। इसको कहते हैं सेट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। अब एक है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। इसमें थोड़ी सी मेहनत है। इसमें थोड़ी सी मेहनत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट होते ही नहीं है, यहाँ पे आइटम होते हैं, है ना। जब एलिमेंट ही नहीं है, आइटम है, तो फिर कैसे हैंडल करें इसको। हमने बोला करना तो पड़ेगा। चलो देखते हैं। मान लो कि एक डिक्शनरी है जिसके अंदर कुछ नाम है, कुछ रोल नंबर है बच्चों के, और उनके नाम भी लिखे हैं उनके सामने। ठीक है। लेकिन वो एक डिक्शनरी में भी नहीं है, अलग अलग करके रखे गए हैं उसको। ठीक है। जैसे एक वेरिएबल है, अब हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने जा रहे हैं, तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की तरह सोचेंगे। ठीक है। ए इज इक्वल टू एक एक हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक एलिमेंट आ सके। तो 1 2 3 4 5 5 रोल नंबर है। अब जो सेट होता है, सॉरी लिस्ट होता है, क्योंकि एक लिस्ट है, लिस्ट ऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस होता है। इसमें ऑर्डर का बड़ा ध्यान रखा जाता है। और ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, 0 1 2 3 4, राइट। इसीलिए ये ऑर्डर्ड है। मतलब मैं आज प्रिंट ए करूं, या आज से लाखों साल बाद भी प्रिंट ए करूं, तो मुझे यही ऑर्डर मिलेगा। 1 2 3 4 5 सेम ऑर्डर में मिलेंगे आउटपुट। करके देख लेते हैं। मिल रहा है। ऑर्डर बदला क्या, ऐसा हुआ कि 5 पहले आ गया हो, 4 दूसरे नंबर पे आ गया हो, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो ये ऑर्डर्ड था। ठीक है। दूसरी बात, एक बी नाम का हमारा और लिस्ट है, जिसके अंदर 2 बातें रखी गई हैं, लेट से, सॉरी 5 बातें रखी गई हैं, लेट से नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, और पांचवा नाम। ठीक है। ये 5 नाम रखी गई हैं, ये पांचों भी ऑर्डर्ड है ना। फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर्ड है कि नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है, बाकी तुम आगे देखो। अब हमें इन दोनों के वैल्यूज को एक साथ एक लूप की मदद से चलाना है। फिर से सुनो, इन दोनों की वैल्यूज को, 1 को कृष्णा के साथ चलाना है, 2 को श्याम के साथ चलाना है, 3 को मोहन के साथ चलाना है, उसी तरह से लास्ट तक चलेगा। क्लियर है। तो सर ये कैसे होगा, मतलब आप बात कर रहे हो सर दो लूप को, दो इटरेबल को, ये पहला इटरेबल, ये दूसरा इटरेबल, इन दोनों को एक लूप की मदद से एक साथ चलाऊंगा मैंने बोला हाँ यही करना है। तो कैसे करेंगे सर, एक फोर लूप लेके आते हैं। फोर आई इन ए, ठीक है, ये आई के लिए हो गया ए। अगर मैं प्रिंट आई करूं, तो ए की जितनी वैल्यू थी 1 2 3 4 5 एक एक करके बाहर आ जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे, इतना हम जानते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है, अरे आपके डैडी ठीक है, मतलब ठीक है ना अभी? हाँ, सर्जरी हो गई, क्या हो गया था?
अभी ठीक है ना? अच्छा ठीक। अच्छा गाइस आगे देखो, तो आई की वैल्यू जो ए में थी 1 2 3 4 5 एक एक करके प्रिंट हो गई ना, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 1 के आगे कृष्णा आ जाए, यहाँ पे कृष्णा आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, श्याम आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, मोहन आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, मुरली आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, राधे आ जाए। यही तो चाहिए था हमें। हाँ ये नहीं आ पाया। सर इसका मतलब क्या कि हमें बी को भी साथ साथ चलाना पड़ेगा। तो सर बी को चलाएंगे तो एक और वेरिएबल चाहिए होगा यहाँ पे जो उसकी वैल्यू को पिक कर पाए, और हमें यहाँ पे भी उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू आ रही थी, कॉमा के जगह पे स्पेस आ जाएगा क्योंकि प्रिंट के अंदर है, और जे के जगह पे वो एक एक वैल्यू कृष्णा श्याम मोहन मुरली राधे आ जाएगा। आप सोच सही रहे हैं, आंसर गलत आएगा। आप सोच बिल्कुल सही रहे लेकिन आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा सर आंसर गलत? क्योंकि सर यहाँ पे जब दो वैल्यूज को एक साथ आप इटरेट कराते हो ना, एक इटरेटर की मदद से यानी कि लूप की मदद से, तो आपको एक फंक्शन दिया जाता है जिसको कहते हैं जिप फंक्शन। उसके अंदर इनको लिखना पड़ता है। ठीक है, नहीं नहीं, बस जिप को के अंदर उस इटरेबल को लिखना पड़ता है जो ए और बी हैं। अब इनसे ज्यादा भी हैं तो भी आप लिख सकते हैं। बाकी आपने ये सारे चीज सही सोचे थे, दो हमारे इटरेबल थे तो दो वेरिएबल तो लगेंगे, कल को तीन इटरेबल हो जाएंगे तो तीन वेरिएबल होंगे यहाँ पे, लेकिन जिप नहीं बदलेगा, सब जिप के अंदर आएंगे। ठीक है, अब रन करेंगे। तो सर ये क्या हो गया, हमने तो बी को कुछ और चलाया था, तो हमने बोला फिर से एक बार इसको चलाओ और इसको भी चलाओ, देखो आ रहा है ना, कोई दिक्कत है? इसको हम चला नहीं पाए थे, भूल गए थे चलाना। ठीक है, अच्छा। तो क्या हो रहा है, 1 कृष्णा 2 श्याम 3 मोहन 4 मुरली और 5 राधे, ये आ रहा है। लेकिन सर इसको अब डिक्शनरी के अंदर रखना है। हमने अभी तक आधा अधूरा काम किया है। ठीक है, कैसे हम इसको डिक्शनरी के अंदर रखेंगे? तो सर उसके लिए तो एक खाली डिक्शनरी चाहिए होगी आपको। मैंने बोला हाँ खाली डिक्शनरी तो चाहिए, चलो खाली डिक्शनरी बनाते हैं। एक डी नाम करके डिक्शनरी बनाते हैं, ये डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी के अंदर मैं वैल्यूज को डालना चाहता हूं। किस वैल्यूज को? तो आई और जे को। कैसे डालूंगा? तो डी के ऊपर डॉट लिख के टैब प्रेस करूंगा। जब ये कर रहा होऊंगा मैं, तो इसके साथ साथ कुछ मेथड्स मुझे दिखाई देंगे, जिसमें एक अपडेट मेथड है जो कहता है कि तुम मुझ मेरे यानी कि डिक्शनरी के अंदर ए के सॉरी डी के अंदर तुम वैल्यूज डाल सकते हो, लेकिन वो वैल्यूज नहीं, वो आइटम होंगी। तो आइटम की फॉर्म डिक्शनरी में ही सपोर्ट कराई जाती है, तो इसके अंदर डिक्शनरी ही होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें आई कॉलन जे डिक्शनरी की तरह ही लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे आई कॉलन जे डिक्शनरी की तरह ही लिखना होगा। तो पहले बार में आई की वैल्यू 1 और कृष्णा आएगा जो डिक्शनरी के अंदर आएगा। देखो बाहर भी करली ब्रैकेट यूज हो गया है अब, क्योंकि यहाँ पे आइटम जा रहा था ना, तो आइटम तो दो पेयर में जाएंगे ना, की और वैल्यू के पेयर में जो कॉलम से स्प्लिट होती हैं, और वो अपडेट की मदद से जाएगा। एक एक करके वैल्यू जाएंगी और डी के अंदर रख दी जाएंगी। सर प्रिंट करके देखे डी को कि क्या हुआ? हमने बोला करो, डिक्शनरी आया है क्या? समझ में आया ये बात? चलो अब इसको इटरेबल सॉरी पाई चार्ट पे करके देखते हैं, जिससे ज्यादा बेटर पिक्चर मिल पाया हमें। देखो जिप इन दोनों को एक साथ इटरेट करने में मदद कर रहा है। आई की वैल्यू ए से आएगी और जे की वैल्यू बी से आएगी, ये बताने के लिए ये जिप फंक्शन। ठीक है, कि इन दोनों की वैल्यू को उनके स्पेसिफिक वेरिएबल को दे दो, और ये दे दिया जा रहा है, लेकिन जिप बता रहा है ये काम। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं गाइस। अब इन सबको हम एक साथ देखते हैं, एक शेल में चला के। अलग अलग शेल में करके हमने देखा, लेकिन अब हम एक शेल में देखेंगे। आगे सारा कोड, और हमें लास्ट में प्रिंट करा के भी देखना होता है, तो हम उसको प्रिंट करा के भी देखेंगे। ठीक है, अभी कितने लाइन के कोड हो गए? 1
2 3 4 5 6 होगा ना 6 लाइन के कोड सर। अब देखो इसको कॉपी करके पाई चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हमें डिबगर सेलेक्ट करना होता है, हमने कर लिया सेलेक्ट, मतलब एंड पॉइंट्स, फिर डिबगर पे क्लिक करना होता है और फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, कंसोल पे जाना होगा। अब ए की जो वैल्यू है वो मेमोरी में आ जाएगी जैसे ही स्टेप ओवर करोगे। देखो आ गई ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू भी मेमोरी में आ गई। देखो आ गई ना सामने। अब डी जो है वो भी मेमोरी में आ जाएगा लेकिन एम्प्टी होगा, सॉरी मेमोरी में आ जाएगा लेकिन एम्प्टी होगा, है ना एम्प्टी। ये डिक्शनरी बता रहा है, देखो कर्सर रखने पे बताएगा, अभी नहीं बता रहा, थोड़ी देर में बताएगा। स्टेप ओवर करो, देखो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कृष्णा, पिक कर रहा है ना दोनों में से एक एक वैल्यू, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कृष्णा। ठीक है, अब आई और जे को एक डिक्शनरी में रख दिया जाएगा। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आ रहा है और यहाँ पे जे की वैल्यू कृष्णा आ रहा है क्या, और ये डिक्शनरी के अंदर है। और अपडेट क्या करेगा, इस खाली डिक्शनरी के अंदर इन दोनों वैल्यूज को यानी कि 1 कृष्णा को डाल देगा। देखो डालेगा, डाला क्या इस डिक्शनरी में जो खाली थी अभी। अब दूसरा आइटम आएगा, आई की वैल्यू 2 और श्याम। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई 2 और जे की वैल्यू श्याम। अब यहाँ पे लास्ट में ऐड होता था अपडेट में भी, तो 2 और श्याम उसके बाद लिखा हुआ है। उसी तरह से 3 और मोहन, 4 और मुरली, 5 और राधे लिखा हुआ आ रहा है। अब सब एलिमेंट खत्म हो गए ए और बी दोनों के। अब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और प्रिंट कराया जाएगा डी को, यानी कि इस डिक्शनरी को। ठीक है, देखो आया क्या। तो ऐसे हमारा काम हो रहा था। अब हम कॉम्प्रिहेंशन को समझेंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। चलो देखते हैं, यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा, आ गया। अब देखो इस डी को उठाओ यहां से, यहीं पे रख लिया डी। ठीक है, अपडेट की अब जरूरत नहीं है, आई जे को एज इट इज उठा के इसके अंदर रख दो, स्पेस लगाओ और इसको उठा के एज इट इज यहां पे रख दो। ठीक है, अब तुम्हें चाहिए तो ए की वैल्यू को भी एज इट इज यहाँ पे रख दो, तुम्हारी मर्जी अगर तुम चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं ऐसे भी चलेगा। ठीक है, ये बन गया है कॉम्प्रिहेंशन, हम रख देते हैं। और हम इसकी भी वैल्यू उठा के बी की जगह पर रख देते हैं। एक लाइन में पूरा कोड आ गया हमारा। देखो अब अगर तुम चलाओगे, है ना, और तुम प्रिंट करोगे डी को, तो तुम्हें अभी भी वही आंसर मिलेगा। तो सर कोड छोटा करने का फायदा समझ में आ रहा है क्या होता है। जो काम आप इतने बार जाके करने वाले थे वो आप एक लाइन में कर सकते थे, उससे हमारा इंटरप्रेटर फास्ट हो जाता था, बस कम पढ़ना पड़ता था उसे। नहीं तो वही काम कि हम एक बंदे को बोले कि यहाँ से पहले नीचे जाओ, नीचे से एक बार ऊपर आना, फिर मुझे एक गिलास पानी देना, मैं उसको सीधा कहता एक गिलास पानी दे दो तो आसान पड़ता ना उसको। वही हो रहा था तब से। ठीक है, इसीलिए हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हमारा है दो और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, एक है फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा है टपल कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये सब आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्यों ट्रिकी है। हम एक लूप को ही उठा लेते हैं ऊपर से जो बना रहे थे। ये लूप है हमारा जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं सेट, सॉरी, टपल कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, टपल कॉम्प्रिहेंशन। एक्चुअली हम पहले फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा, लेट्स सी। फ्रोजन सेट कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना फ्रोजन सेट, इसका भी लिटरल नहीं होता। ठीक है, ये हमारा एक फ्रोजन सेट,
ठीक है, इसके अंदर मुझे वैल्यू को ऐड करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचे तो फ्रोजन सेट के अंदर ऐसा कोई मेथड नहीं होता है जो हमें अलाउ करे कि तुम इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर पाओ, क्योंकि फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होता है। लेकिन हमने शॉर्ट हैंड पढ़ रखे हैं। शॉर्ट हैंड क्या होता है? अरे असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रखे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद लेके हम जरूर ये काम कर सकते हैं, यूनियन की मदद से। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक सेट पास करूं 1, तो फ्रोजन सेट के अंदर वन आ जाता है। लेकिन फिर से याद रखेंगे, फ्रोजन सेट तो इम्यूटेबल है ना, तो ए को प्रिंट करोगे तो ये अभी भी खाली है, वो तो दिखाने के लिए तुम्हें दिखाया उसने। तो अब ए में परमानेंट बदलाव के लिए हम क्या करेंगे, इसको ए को ही असाइन कर दें, तो परमानेंट बदलाव आ जाएगा ए में। ए में परमानेंट बदलाव नहीं आ जाएगा, ए की वैल्यू पहले खाली थी, उसको दिखाने के लिए कौन था, ए था। अब ए इसको दिखाना बंद करके ए में ही पहले यूनियन की मदद से 1 को ऐड कर लिया हमने, और उसके बाद ए को ही असाइन कर दिया। तो जो ए इसको दिखा रहा था, अब इसको दिखाना छोड़ के इसको दिखाने लग जाएगा इतने वैल्यूज को। तो ए की वैल्यू अब परमानेंटली बदल गई ना। समझ में आ रही बात? इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं हम अभी। तो फिर से उठाओ इसी चीज को, आ गया। अब एक लूप चलाओ, तो लूप क्या था, फॉर आई इन रेंज। रेंज में लेट से हम 10 लिख रहे थे थोड़ी देर पहले, जो 0 से स्टार्ट होता था और 10 तक जाता था, और बाय डिफॉल्ट उसकी स्टेपिंग 1 होती थी, और उसके अंदर ए डॉट क्या लगाएंगे, यूनियन। यूनियन यही वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं मैं, इतना बात उठा लो एज इट इज, उठा लिए, क्योंकि ए नाम का अभी भी हमने खाली सेट बना रखा है, और इसके अंदर हम किसको डालेंगे, आई को 1 के जगह पे। क्लियर है? अब इसको किसको असाइन कर देंगे, ए को ही असाइन कर देंगे। देखो यहाँ पे भी असाइन किया था ना। अब इसको जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो प्रिंट हम ए कर लेंगे, और देखो फ्रोजन सेट के अंदर हमारी वैल्यूज आ रही है, कर पा रहे हैं। अब हम फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। सेट कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों ने किया था, और सेट को फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हो, कास्टिंग करते थे ना। फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस के अंदर सेट पास कर देते थे तो वो फ्रोजन सेट में बदल जाता था। चलो एक काम करो, कॉम्प्रिहेंशन देखो, एक बी नाम का मैंने फ्रोजन सेट ही बना लिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर ही तो है फ्रोजन सेट का, जिसके अंदर तुमने एक सेट जैसा कुछ बनाया, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर दिया। तो आई को तुम ले जाके यहाँ पे छोड़ दो, पहले स्पेस, इतने वैल्यू को एज इट इज उठा के यहाँ पे डाल दो और रन कर दो। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो तुमने यार सेट को ही यूज किया है, उसकी बस कास्टिंग कर दी है यहाँ पे फ्रोजन सेट से। फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर की तरह यूज है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो बैठ के, लेकिन एक लाइन में हो रहा है तो कॉम्प्रिहेंशन है फ्रोजन सेट, है ना। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है जिसको टपल कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, उसको देख लेते हैं। टपल कॉम्प्रिहेंशन, टपल कॉम्प्रिहेंशन भी सेम ऐसे ही चलता है। ठीक है, इसको मैं मार्कर की तरह बना देता हूँ और इसके अंदर वैल्यूज लिख देता हूँ। अब ये हमारा जो है ए है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक टपल बनाना पड़ेगा, तो टपल कंस्ट्रक्टर की मदद से बना लो या फिर सिर्फ पैरेंथेसिस दे दो। ठीक है, अच्छा, अब टपल के ऊपर भी कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते क्योंकि टपल भी इम्यूटेबल है, तो कॉन्कैटिनेशन को टपल सपोर्ट करता है। सर आपने फ्रोजन सेट में कॉन्कैटिनेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन को सेट और फ्रोजन सेट दोनों नहीं सपोर्ट करते। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट करवाएंगे, मतलब अगर मैं ए डॉट टैब प्रेस करूं तो देखो काउंट और इंडेक्स दो ही मेथड आ रहे हैं, यानी कि हम इसके अंदर भी
कोई मेथड नहीं है जिससे वैल्यू ऐड करा पाए टपल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ किस चीज का, कॉनकैटिनेशन का। ए जो है वो एक एम्प्टी सेट है, सॉरी एम्प्टी टपल है, खाली टपल है, उस पे प्लस लगा के अगर मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर आई को पास करूं तो ये एरर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टपल तो है ही नहीं, टपल से टपल को ऐड कर सकते हैं, टपल से इंटीजर को नहीं ऐड कर सकते, तो यहाँ पे कॉमा लगा दोगे ये टपल बन जाएगा। क्लियर है। अब जब इसको चलाओगे आप और शिफ्ट एंटर करोगे तो आपको टपल के अंदर वैल्यूज मिलेंगी जो 0 से लेकर 9 तक होंगी। क्लियर है, ये कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये क्या है, चलो समझ लो। ए इज इक्वल, सॉरी बी इज इक्वल टू, मान लो सॉरी ए इज इक्वल टू, चलो एक टपल है खाली, ठीक है, और ए में तुम्हें ऐड करना है एक और टपल 1। ये टपल नहीं है, क्यों नहीं है टपल, क्योंकि हमने बताया था कि अगर पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल एलिमेंट लिख रहे हो और कॉमा नहीं लिख रहे हो तो उसे टपल नहीं इंट माना जाएगा, है ना। या फिर वो डेटा टाइप, जो डेटा टाइप आया अगर स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग माना जाता, है ना। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे तो ये टपल बन गया। और ये देखो, अब ए में तो कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा टपल है इम्यूटेबल है, तो हम क्या करेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट, ए इज इक्वल टू, अब ए में बदलाव हो गया है, इतने चीज को ही उठा के मैंने यहाँ पे रखा है, बस चेंज क्या किया है, तो यहाँ पे 1 है उसको आई कर दिया है डायनेमिक और रन करा दिया है। अब इसका कॉम्प्रिहेंशन भी देख लो जो तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हैं, ऐसा है, ऐसा है। देखो, एक बी नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर तुम आई को एज इट इज ले जाकर रख दो, ठीक है, स्पेस, इस पूरे लूप को एज इट इज ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो और बी को प्रिंट कराओगे, यू विल गेट अ वेरी स्ट्रेंज आंसर। जो अभी जनरेटर लिखा था ना मैंने, जनरेटर ऑब्जेक्ट बना के देता है, ऊपर में मैंने लिखा था जनरेटर ऑब्जेक्ट, अगर तुम्हें याद हो तो। और उसको देखने के लिए हम कैसे देखेंगे, नेक्स्ट फंक्शन की मदद से, चलो देखते हैं। तो एक नेक्स्ट फंक्शन होता है, उसके अंदर अगर हम बी को पास करें, ऑब्जेक्ट इसी को कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। बी को लिखूंगा 0 पहला वैल्यू था, फिर से मैंने नेक्स्ट लिखा और बी को चलाया, ये दूसरा वैल्यू था जो कि 1 है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट लिखा और मैंने बी को चलाया, 2 मिलेगा। सर ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमने बोला हाँ बढ़ती जाएगी। देखो कब तक सर, 9 एलिमेंट था ना, 9 के बाद एरर, ये जनरेटर था, हाँ ये जनरेटर था, जनरेटर बनाया था। इसको बना कर दिखाऊंगा जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा, इसके बाद का कॉन्सेप्ट है, यानी कि कल से हम शुरू करेंगे इस पर। कल हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अगले मंडे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, बाय।